Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. My name is Adil Yousafzai and today we are starting chapter number 2. Its name is kinematics. सबसे पहले इस नेम को ही समझ लेते हैं काइनेमेटिक्स क्या है। इसके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फिज़िक्स की एक ब्रांच है, फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन उसमें से एक ब्रांच आपके पास है मैकेनिक्स। क्लियर हो गया? मैकेनिक्स आपके पास क्या है? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। अब मोशन आपके पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये आपके पास मैकेनिक्स, किसी भी चीज़ की मोशन के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की आपको दो ब्रांचेस बताई जाती थी, एक को आप बोलते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरे को आप बोलते हैं डायनेमिक्स। फिलहाल इस चैप्टर के बीच में हम सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स को ही डिस्कस करेंगे। डायनेमिक्स को फिलहाल यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करें। काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मोशन। ये भी आपके पास, क्योंकि ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। तो स्टडी ऑफ मोशन तो आप करेंगे। अब इसकी ज्योमेट्रिकल स्टडी भी आप कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी चीज़ की ज्योमेट्रिकल मोशन की, मतलब कोई भी मोशन है उसकी ज्योमेट्री आप देखेंगे कि मोशन किस टाइप की हो रही है। इसके साथ साथ आप ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे कि ये मोशन किस वजह से हो रही, मतलब कॉजेज नहीं पढ़ेंगे। विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज, मतलब इसके कॉजेज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी मोशन होती है उसका कॉज क्या होता है, तो इसका कॉज आपके पास होता है फोर्स। इसका मतलब ये हो गया, इस चैप्टर में आप फोर्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले, वो आप किस में पढ़ेंगे? डायनामिक्स में पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट चैप्टर जो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सही है? अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो मैंने आपको सिंपली काइनेमेटिक्स के बारे में बता दी, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, तो आप उसको सिंपली बता सकते हैं काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन, इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने एक टॉपिक नंबर 1 लिख दिया आपकी बुक का जो काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है, इसके बीच में सबसे फर्स्ट टॉपिक आपके पास है रेस्ट एंड मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इन दोनों की डेफिनेशन लिख ली है, किसी चीज़ की, रेस्ट और मोशन की। सबसे पहले हम रेस्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो डेफिनेशन टाइप लिखी, ये कहते हैं इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, सो अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। सिंपली बताया जाता है कि अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन या अपनी लोकेशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर एक चीज़ अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर रही, तो हम उस बॉडी को क्या बोलते हैं कि किस स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में। अगर यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल्स देना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मेरे मुताबिक मैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वर हूँ। ऑब्जर्वर किसे कहते हैं? जो ऑब्जर्व करने वाला है, जो महसूस करने वाला है। या इसी तरीके से बोल सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन भी बनती है, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के हिसाब से। यहाँ पर आप ऑब्जर्वर की जगह क्या लिख सकते हैं? सराउंडिंग भी लिख सकते हैं। सही है? सराउंडिंग भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर सराउंडिंग के हिसाब से, उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके हिसाब से अगर एक बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी किस स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में। अब मेरे मुताबिक, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मेरे मुताबिक ये व्हाइट बोर्ड अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि ये व्हाइट बोर्ड किस हालत में है? रेस्ट हालत में। इसी तरीके से यहाँ पर एक जानिमाज है या यहाँ पर एक किताब पड़ी हुई है जो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो एग्जाम्पल में आपके पास जो भी चीज़ें आपको पता चलता है कि ये अपनी जगह चेंज नहीं करी, तो आप उसको गिन सकते हैं। सही है? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो मोस्ट कॉमन है, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, अ बुक लेइंग ऑन ए टेबल। एक ये हो गई। इसी तरीके से आप बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। आपके मुताबिक जो भी चीज़ अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, तो आप बोलेंगे कि वो किस में है? रेस्ट में। नेक्स्ट वन हमारे पास है मोशन। तो मोशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इफ अ बॉडी डज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, सो अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मोशन को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इफ अ बॉडी डज चेंज, कि एक बॉडी अगर अपनी जगह को चेंज करती है, अपनी लोकेशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जर्वर खड़ा है और उसके मुताबिक एक बॉडी अपनी जगह चेंज कर रही है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? वो किस स्टेट में है? वो आपके पास मोशन में है। या इस तरह भी बोल सकते हैं कि एक बॉडी अपनी जगह को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के मुताबिक अगर एक बॉडी अपनी जगह को चेंज कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो किस स्टेट में है? मोशन की स्टेट में। क्लियर हो गया? तो इसकी एग्जांपल्स में आप डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मूविंग कार आप लिख सकते हैं,
आप लिख सकते हैं मूविंग कार्स या व्हीकल्स। इसी तरीके से आप फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का लिख सकते हैं, अगर जितनी भी चीज़ें आपके पास गिरी हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह। इस तरह आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोशन में हैं। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट और मोशन के अंदर ही आपके पास एक टॉपिक है जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपको तो मैंने ये समझा दिया कि रेस्ट और मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर एक बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं करती एक ऑब्जर्वर के मुताबिक तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट, लेकिन अगर एक बॉडी अपनी जगह चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर या सराउंडिंग तो उसको हम बोलते हैं कि वो बॉडी आपके पास किस में है, मोशन में। लेकिन यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, कि रेस्ट और मोशन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। और वो ताल्लुक क्या है, आपको देखिए एक स्टेटमेंट समझनी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नथिंग इन द यूनिवर्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में तमाम चीज़ें किस में है, मोशन में। कोई भी चीज़ इस दुनिया में रेस्ट में नहीं है, तमाम चीज़ें मोशन में है। मिसाल के तौर पे एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, मेरे मुताबिक तो वो रेस्ट में है, लेकिन अगर देखा जाए तो अर्थ भी तो मोशन में है और ये बुक कहाँ पर पड़ी है, इस अर्थ के ऊपर ही पड़ी है, तो ये बुक भी किस में आ गई, मोशन में आ गई। इसी तरीके से जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द मतलब सन के इर्द गिर्द घूम रही है और हमारा जो सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी में घूम रहा है। तो इसका मतलब ये कि इस दुनिया में तमाम चीज़ें किस में है, मोशन में है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर रेस्ट और मोशन का आपस में ताल्लुक क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट समझाई थी कि वो ये था कि ऑब्जर्वर का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सराउंडिंग का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस सिचुएशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिचुएशन ले लेते हैं। वो सिचुएशन हमारे पास ये है कि एक बस है और वो बस आपके पास कंटिन्यू मोशन में है। क्लियर हो गया। इस बस में दो बंदे बैठे हैं, ए और बी। क्लियर हो गया, दो पर्सन है ए और बी, और ये बस कंटिन्यू मोशन में है। जो दोनों पर्सन है वो सोए हुए हैं, मतलब आप ऐसा समझे कि उसमें से एक पर्सन सोया हुआ है और एक पर्सन जागा हुआ है, और एक और पर्सन है जो बाहर कहीं आगे खड़ा हुआ है, सी उसका नाम है। क्लियर हो गया, उस पर्सन का नाम है सी, वो आगे खड़ा है। सी कॉल करता है बी को, सी कॉल करता है बी को और इससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि ए रेस्ट में है या मोशन में है। अब बस तो मोशन में है, लेकिन जो बी पर्सन है वो कॉल अटेंड की हुई है उसने और वो बात कर रहा है किससे, सी से। और वो जब ए को देखेगा तो वो देखेगा कि ये तो रेस्ट में है, ये तो सोया हुआ है, तो मूवमेंट नहीं कर रहा, तो वो सी को बोलेगा कि ए रेस्ट में है। क्लियर हो गया। बी के मुताबिक ए रेस्ट में है। क्लियर। अब जैसे ही बस आगे जाएगी और सी वाला पर्सन आगे खड़ा हुआ है, उससे जैसे क्रॉस होगी तो सी वाला पर्सन देखेगा कि जो बस है वो तो पूरी की पूरी मोशन में है और उसके बीच में जो दो मेरे दोस्त बैठे हैं ए और बी, वो भी किस में है, मोशन में। तो उसके मुताबिक ये दोनों पर्सन भी किस में है, मोशन में। मतलब ये हुआ कि जो बी था उसके मुताबिक ए रेस्ट में है, जबकि सी के मुताबिक ये दोनों के दोनों मोशन में है। अब यहां पर इनके आपस में लड़ाई हो जाती है, बी बोलता है कि रेस्ट में है, सी बोलता है कि नहीं तुम तो मोशन में हो। तो ये सिचुएशन आपके पास क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, इनका आपस में ताल्लुक है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। तो यहां पर जो पहला ऑब्जर्वर था उसके मुताबिक वो रेस्ट पे था और जो सी ऑब्जर्वर है उसके मुताबिक वो किस में है, मोशन में। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 2.2 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए जैसे हम इस चैप्टर का नाम हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स आपके पास क्या है, स्टडी ऑफ मोशन है। तो लाजिम बात है इसमें हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसमें कॉजेज ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, क्योंकि फोर्स आपके पास कॉज ऑफ मोशन, तो फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आपके पास जो मोशंस की टाइप हैं वो कौन कौन सी हैं। मतलब आपके पास जब भी मोशन हो तो उसकी ज्योमेट्रिकली क्या टाइप बनती है, क्या पोजीशंस लेती हैं, सही है वो। तो हम इसमें टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके पास 3 टाइप्स बनती हैं स्टूडेंट्स। इस लिहाज से हमारे पास मोशंस की जो बेसिकली टाइप हैं वो आपके पास हैं 3। तो मैंने सबसे फर्स्ट पर लिख लिया ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब हम इसको नंबर वाइज डिस्कस करते हैं। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन यहाँ पर लिख लिया सिंपली, व्हेन अ बॉडी मूव एज अ होल विदाउट रोटेशन इट मे बी स्ट्रेट और कर्व। देखिए सिंपल ये है कि जब बॉडी मूव करती है एज अ होल, जब एक पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा मूव करता है विदाउट रोटेशन, रोटेशन के बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपने अपने माइंड में ये रखना कि जब एक बॉडी पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। एक और पॉइंट है, ये ट्रांसलेटरी मोशन आपके पास स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है या कर्व पाथ भी हो सकता है। कर्व आपको पता है किसे कहते हैं, मतलब जिसमें मोड़ वगैरह आ जाए, या स्ट्रेट आपको पता है किसको कहते हैं। अगर आप नोट करें तो मोशन की आपके पास 3 टाइप्स हैं। इसी तरह से आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की भी सब डिवीजन हुई है, उसको हम आगे भी देख लेते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन आपके पास 3 टाइप की होती हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अगर आप नोट करें तो ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे आपके पास 3 सब टाइप्स बनती हैं, जिसमें से एक आपके पास है लीनियर मोशन, सेकंड वन है सर्कुलर मोशन और थर्ड वन है रैंडम मोशन। एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे फर्स्ट पर आपके पास है लीनियर मोशन। देखें, जब आपके पास ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन, आप इस तरह बोल सकते हैं द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें आपके पास बॉडी एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह पर तो मूव कर रही हो, लेकिन इस केस में आपके पास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मतलब इसमें कर्व वगैरह या रोटेशन वगैरह बिल्कुल नहीं आती, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। आप इसकी जस्ट ये डेफिनेशन लिखें, ये आपके पास इनफ है। सही है। जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसकी अगर एग्जांपल देखें तो आपके पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, मतलब फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स आपके पास किसकी एग्जांपल, आपके पास वो एग्जांपल है लीनियर मोशन की। इस तरह से आपके पास जो ट्रेन स्ट्रेट लाइन, कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये भी आपके पास कार मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, ये भी आपके पास किसकी एग्जांपल है, लीनियर मोशन की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन आपके पास है सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन आपके पास ऐसी मोशन है कि जब एक बॉडी मूव करती है किसी और चीज के अलोंग और उसके दरमियान में कोई गैप हो। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल एक स्टोन है, उसको हमने एक रस्सी से बांध के अपने पास पकड़ लिया और उसको हम घुमा रहे हैं, तो ये जो स्टोन है ये किसी और चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है, किसी अदर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ये आपके पास जो मोशन है इसमें पूरा का पूरा स्टोन मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, ये लेकिन ये किसी और ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो हम इस तरह बोल सकते हैं, बॉडी मूविंग इन सर्कल। क्लियर हो गया। जब भी एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। क्लियर। क्योंकि बॉडी पूरी की पूरी मूव कर रही है और ये सर्कुलर पाथ में मूव करी, किसी और चीज के इर्द गिर्द मूव करी और बीच में आपके पास गैप है, अपने इर्द गिर्द मूव नहीं करी, किसी और ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द मूव करी, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो आप देखें, अर्थ आपके पास दो तरह से मूवमेंट करती है। जब अर्थ सन के इर्द गिर्द जो मोशन करती है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो मैं सिंपली यहां पर लिख सकता हूं, अर्थ अराउंड सन। जब एक अर्थ या कोई भी प्लेनेट आप देख लें, जब कोई भी प्लेनेट सन के इर्द गिर्द जो मोशन करे उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मोशन करते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। तो ये भी आपके पास किसकी एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन की ही एग्जांपल है। या आप इस तरह देख लें कि आप कार में जा रहे हो, आगे आपके पास वो यू टर्न टाइप आ जाता है, सर्कल टाइप आ जाता है, तो उसमें जो मोशन हो रही है वो भी आपके पास कौन सी है, सर्कुलर मोशन। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं, इर्रेगुलर मोशन। इर्रेगुलर मोशन किसी भी चीज की जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। सही है। अच्छा, ये आप अगर नोट करें तो ये भी आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन, यहां पर भी बॉडी पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करे, लेकिन इसका कोई पाथ नहीं है, ना ही तो ये स्ट्रेट है, ना ही तो ये रोटेटरी है, ना ही तो ये सर्कुलर पाथ में, बल्कि ये जिग जैग मूव कर रही है। तो आप इसकी एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इर्रेगुलर मोशन, या एक और डेफिनेशन यहां पर बना सकते हैं, जिग जैग भी आप बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर इसकी एग्जांपल्स बनाएं तो एग्जांपल्स आपके पास मोशन ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ बटरफ्लाई आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो जो गैस के आपके पास पार्टिकल्स हैं वो भी रैंडम मोशन करते हैं। क्लियर हो गया। या फॉर एग्जांपल हम भी जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, अगर आप नोट करें तो हम भी कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं कर रहे, हमारी भी इर्रेगुलर मोशन, अगर हम ऊपर से अपने आप को देखें तो हमारी भी मोशन इर्रेगुलर होती है, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन ही बोलते हैं। क्लियर हो गया। हमने कर लिया अभी ट्रांसलेटरी मोशन, अब इसके बाद हम कर रहे हैं, हमने इसको कर लिया ट्रांसलेटरी मोशन को डन कर लिया, अभी हम आगे करेंगे रोटेटरी मोशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो मोशन की सेकंड टाइप है रोटेटरी मोशन, वो यहाँ पर मैंने लिख लिया। तो आपके पास रोटेटरी मोशन की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, व्हेन अ बॉडी मूव अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सिंपल। या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। जब एक बॉडी अपने ही इर्द गिर्द, अपने ही एक ऐसे सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करती है
जिसके इर्द गिर्द सारे उसके पॉइंट मूव करें, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। एग्जांपल्स में अगर हम नोट करें तो एग्जांपल्स में आप यहां पर लिख सकते हैं मोशन ऑफ टॉप, आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ टॉप, इसी तरीके से मोशन ऑफ फैन। फैन आपके पास अगर देखें तो फैन भी जो मूव कर रहा है वो अपने ही इर्द गिर्द मूव कर रहा है। इसी तरह से आप मोशन ऑफ टैप ले सकते हैं। आपके पास जो नलका होता है अगर आप उसको घुमाते हैं तो भी अपने इर्द गिर्द घूम रहा है, सही है। इसी तरह से आपके पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, सही है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या इससे भी बोल सकते हैं कि स्पिनिंग मोशन जो होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन का ही नाम दे सकते हैं। तो आपको जहां पर भी स्पिनिंग नजर आती है उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट टाइप है वो आपके पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन आपको नेम से ही पता चल रहा है, वो मोशन जहां पर भी वाइब्रेशन हो, जहां पर भी वाइब्रेशन होती है उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन मैंने लिखा है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन एक बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर वो स्टेबल होती है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक चीज है वो यहां पर पड़ी हुई है, ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन, ये इसकी है मीन पोजीशन। अगर एक बॉडी यहां से मूव करती है इस साइड पर और फिर इस साइड पर मूव करती है और इस मोशन को कंटिन्यू रखती है, इस मोशन को कंटिन्यू रखती है, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। यहां पर लिखा है टू एंड फ्रो, यहां पर आप बैक एंड फोर्थ भी लिख सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन, सही है। आगे और पीछे मोशन या दाएं बाएं या टू एंड फ्रो मोशन, इस मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपके पास जो बेल होती है, जो आप नोट करते हैं आपके स्कूल्स में जो बेल लगी होती है, वो भी जो उसकी भी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो किससे हो रही है? वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि बेल की जो बेल है वो जो मोशन कर रही है वो भी आपके पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह से आपके पास मोशन ऑफ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग ऑफ गिटार, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, जो गिटार है उसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो जो मोशन करते हैं वो भी आपके पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है। सिमिलरली आपके पास जो वाटर की जो वेव्स हैं रिपल टैंक में उसकी जो वेव्स आती हैं वो भी आपके पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है। सिमिलरली हमारी जो आवाज़ है ये भी किस में? वाइब्रेशंस की फॉर्म में जाती है एक जगह से दूसरी जगह। सिमिलरली आपके पास अगर मैं कोई बॉल फेंकता हूं नीचे, वो जो मोशन कर रहा है वो भी आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है। क्लियर हो गया?